काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए, तो बच्चों आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, सबसे सरल, अगर आप ऐसे लिखोगे तो 6 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन था क्या, क्यों बच्चे घबरा रहे थे, देखिए क्वेश्चन है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। 6 अंक में आपका पूछा गया था 2022-2023 में। ठीक है, तो उत्तर में आप लिखेंगे, सबसे पहले मैंने सबसे अलग तरीके से तैयार किया है कि ताकि आपका पूरा का पूरा जब आप लिखें तो एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाए और आपको पूरे 6 अंक देने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप लिखेंगे संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में विभेदन। सबसे पहले इस साइड में आप डालेंगे आधार, कि आधार क्या मैंने बनाया है, फिर संगठित क्षेत्र और फिर असंगठित क्षेत्र, दोनों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आधार बनाया परिभाषा की, इन दोनों की परिभाषा होगी क्या। परिभाषा होगी संगठित क्षेत्र की, सरकार द्वारा नियमों के तहत संचालित होता है, ये जो है सरकार द्वारा चलाया जाता है। असंगठित क्षेत्र, कोई निश्चित नियम व कानून नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंक, सरकारी कार्यालय, बड़ी कंपनियां होती हैं इसमें। संगठित में, असंगठित में बच्चों कृषि, दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू कार्य होते हैं। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में, देखिए वेतन, पेंशन, बीमा, छुट्टियां आदि। असंगठित में क्या होता है, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। ठीक है, सुरक्षा क्या क्या मिलती है, श्रम कानूनों द्वारा सुरक्षा मिलती है। असंगठित क्षेत्र में नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, मतलब कभी भी आपको हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र की है, अगर आपसे पूछे असंगठित क्षेत्र की तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, पूरे अंक मिल जाएंगे। तो मैं आपको संगठित क्षेत्र बता देता हूँ। नंबर 1, अत्यधिक कार्यभार, कर्मचारियों से तय समय से अधिक कार्य लिया जाता है। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये असंगठित है। क्या है बच्चों, असंगठित, किसकी है ये, असंगठित। ठीक है, हाँ, तो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्या क्या है, नंबर 1 अत्यधिक कार्यभार, तो इसमें लिखेंगे आप कर्मचारियों से तय समय से अधिक कार्य लिया जाता है। ठीक है, नंबर 2 मानसिक दबाव, नौकरी की उच्च प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन और लक्ष्य पूरे करने का दबाव बना रहता है, जैसे कहते हैं टारगेट दिए जाते हैं कि टारगेट पूरा करो तभी आपकी नौकरी बची रहेगी। नंबर 3 संविदा प्रणाली, स्थायी नौकरी कम मिलती है, कई कर्मचारी ठेके पर रखे जाते हैं, जैसे एज लाइक जैसे घर के यहाँ संविदा की नौकरियां बहुत चल रही हैं। ठीक है, नंबर 4 संघ सीमाएं, कई स्थानों पर श्रमिक संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप लोगों में एकता नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एकता होगी तो आप किसी भी चलते हुए काम को ठप कर सकते हैं, यानी आपकी ताकत हो जाएगी। तो आप जब इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो आप किसी भी तरह के ताकतवर नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये असंगठित लोगों में होता है, कर्मचारियों में। नंबर 5 मुद्रा स्फीति का प्रभाव, वेतन वृद्धि महंगाई के अनुसार नहीं होती, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ता रहता है। जैसे सरकारी में क्या है, सरकारी में 7वां वेतन 8वां वेतन लगता रहता है, जिससे कि आपकी सैलरी डबल ट्रिपल होती चली जाती है, कुछ बढ़ती है। असंगठित में क्या है, जो फिक्स नहीं है, उनमें क्या है कि महंगाई कितनी बढ़े मगर आपकी सैलरी वही रहेगी। नंबर 6 पदोन्नति में भेदभाव, अब क्या है सरकारी में क्या होता है, जो संगठित होते हैं तो उनमें क्या होता है कि आप जैसा काम करेंगे वैसा मिलेगा, मगर असंगठित में क्या होता है, असंगठित में ये होता है कि आप जितने अपने ठेकेदार के फेवरेट रहेंगे उतने ही मिलेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, इसी चीज़ को लिखेंगे, कई बार कर्मचारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति नहीं मिलती, यानी प्रमोशन नहीं मिलते। अच्छा, इन सब से क्या निकल के आता है वो आप नोट डाल के लिखेंगे तो एग्जाम और अच्छे नंबर देगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। अगर आप बच्चों इस तरह से लिखेंगे तो एग्जाम कहाँ काटेगा नंबर, क्योंकि आपने 150 शब्दों से ज़्यादा लिख दिया है, सभी बिंदुओं पर एक एक करके आपने प्रकाश डाला है, तो कहाँ से काटेगा। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आपको 6 नंबर पक्के हैं।